अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, कल मौरखा 25 फरवरी को फैटफ ने पाकिस्तान के बारे में अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है और हस्ब तवक्का पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। नाज़रीन, जो लोग ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि पाकिस्तान ने चूँकि बहुत सी सिफारिशात पे यानी फैटफ की रिकमेंडेशंस पे अमल कर लिया गया है, इसलिए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया। मेरा ख्याल है कि इस उम्मीद की कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती, क्योंकि पाकिस्तान खुद कह रहा है कि हमने 90% सिफारिशात पे अमल कर लिया है और अभी 10% पे काम जो है जारी है। तो इन 10% को मुकम्मल करने के लिए फैटफ ने पाकिस्तान को 4 महीने और दे दिए गए। तो यही तो की जा रही थी और जो अखबारी खबरें और तबसरों में ये कहा जा रहा था कि जी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल देना चाहिए, मेरा ख्याल है कि उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं। बहरहाल इस रिपोर्ट के अंदर और ड्यूरिंग डिस्कशन भी पाकिस्तान ने जो हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट शो की है और फैटफ की सिफारिशात पे अमल करने के लिए जो कानून साजी की है और जिस तरह उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अपना पूरा जोर लगाया है, उसकी बहुत ही तारीफ की गई है और ये एक काबिल तहसीन बात है। और इसमें मैं जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता। उसकी एफर्ट्स और इक़दामात काबिल तारीफ और काबिल तहसीन है। नाजरीन, कल से आप फैटफ की रिपोर्ट के बारे में खबरें सुन रहे हैं। आप ज़रा गहरी नज़र से इसका जायज़ा लेते हैं और एनालिसिस करके इसकी तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और हक़ाइक़ क्या हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। फैटफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट पर रखा तो उससे हमें अरबों डॉलर का नुकसान हुआ और एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन सालाना नुकसान जो है वो $10 बिलियन का हमें हो रहा है। अब क्या इससे कोई फ़ायदा भी हुआ? मेरी असेसमेंट ये है कि इन द लॉन्ग रन यानी मुस्तक़बिल में फैटफ की सिफारिशात पे अमल करने के बाद हमें $10 बिलियन नहीं, बहुत इससे कहीं ज़्यादा $1 बिलियन का सालाना फ़ायदा हुआ करेगा। नाजरीन, पहले हम मुख्तसरन फैटफ के बारे में जान लेते हैं। ख़ास तौर पे जो नौजवान लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे ये कहूँगा कि वो ऐसी बातों के बारे में ज़रूर जानें कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हमारे मुल्क को किस तरीके से डील कर रही हैं और उस ख़ास तरीके से डील करने की वजूहात क्या हैं। तो ख़ास तौर पे ये नौजवान लोगों के लिए दुनिया के 6 अहम मुल्क जिसमें अमेरिका, जापान, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी शामिल हैं, उन्होंने 1975 में 1975 में यानी तकरीबन 45-46 साल पहले दुनिया के मसाइल हल करने के लिए और ख़ास तौर पे इकोनॉमिक मसाइल हल करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसको G7 का नाम दिया गया। कनाडा ने 1 साल के बाद इसमें शिरकत की यानी 1976 में। अब 1989 में G7 मुल्कों की फ्रांस के कैपिटल पेरिस में समिट हुई, जिसमें सबसे अहम ज़ेर बहस मसला मनी लॉन्ड्रिंग का था। मनी लॉन्ड्रिंग के साथ निपटने के लिए या उसको ख़त्म करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई गई जिसका नाम था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, आप जिसको हम FATF के नाम से पुकारते हैं। 1990 में यानी उसके बनने के 1 साल बाद फैटफ ने तकरीबन 40 रिकमेंडेशंस तैयार की या सिफारिशात तैयार की जो कि मनी लॉन्ड्रिंग को ख़त्म करने के लिए या उसके साथ डील करने के लिए एक एक्शन प्लान जो है वो तैयार किया गया ये सिफारिशात के थ्रू।
अब 2001 में फेडएफ ने एक बहुत सीरियस और पेचीदा मसला की तरफ ध्यान दिया, और वो ये मसला था कि मनी लॉन्ड्रिंग से जो मालो दौलत बनाया जाता है उसको टेररिज्म या दहशतगर्दी के फ़रोग़ के लिए या दहशतगर्द तंजीमें जो हैं वो वही पैसा इस्तेमाल कर रही हैं। नाज़रीन, ये इजलास जो है ये हुआ अक्टूबर के आखिर में, और तकरीबन 7 हफ्ते पहले अमेरिका में 9/11 यानी दहशतगर्दी के जो बहुत बड़े हमले थे, अमेरिका की तारीख में इस किस्म के ये सबसे बड़े हमले थे, वो हो चुके थे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो फेटअप की मीटिंग हुई कि मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये मुल्कों के बैक ऑफ द माइंड में ये था कि ये दहशतगर्दी भी मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे से हुई है। फिर फेडएफ ने 2012 में कम्प्रीहेंसिव स्टैंडर्ड्स बनाए कि किस तरह किसी भी मुल्क के फाइनेंशियल सिस्टम जो है उसको शफाफ और फेयर बनाया जा सकता है। इन्हीं स्टैंडर्ड के तहत ये 3 स्टेजेस बनाई गई, जो कि ग्रे लिस्ट है, ब्लैक लिस्ट है या वाइट लिस्ट है। वाइट लिस्ट ऐसे मुल्कों की है जो कि ये सारा कुछ जो है ये फैक्चुअल पोजीशन नहीं है, ये पेपर पे सारा कुछ है कि जो मुल्क दहशतगर्दी में हिस्सा नहीं लेते या उनका फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो बड़ा शफाफ है और क्लीन है और दहशतगर्दी की फ़रोग़ में उनका पैसा इस्तेमाल नहीं होता, वो वाइट लिस्ट में है। और ग्रे लिस्ट में वो ममालिक हैं जिनको कि वार्निंग दी गई है कि जी आप अपना सिस्टम जो है वो ठीक करें, उस पर किसी किस्म की कोई ख़ास पाबंदियां नहीं लगाई गई, लेकिन मौका दिया गया है कि आप अपने सिस्टम को ठीक करें। आपके यहाँ जो है मनी लॉन्ड्रिंग होती है और आपका पैसा जो है ये दहशतगर्द तंजीमें इस्तेमाल करती हैं। और ब्लैक लिस्ट में ऐसे मुल्कों का नाम है जिन पे के फिर इकनॉमिक सैंक्शंस लगा दी जाती हैं, उनके साथ किसी किस्म का ताउन नहीं किया जाता, उसको इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो किसी किस्म की सपोर्ट नहीं करती। तो इस लिस्ट में जो कि ब्लैक लिस्ट है, इसमें इस वक्त 2 मुल्कों के नाम शामिल हैं, जिसमें एक नॉर्थ कोरिया है और दूसरा ईरान है। नाजरीन, और ख़ास तौर पे नौजवान स्टूडेंट्स, वो इसका एनालिसिस करने के लिए अब ये दूसरा पॉइंट मैं बता रहा हूँ। पहले ये था कि जो कम्प्रीहेंसिव एक स्टैंडर्ड्स तैयार किए गए वो 9/11 के बाद तैयार किए गए, और अब इन 2 मुल्कों पे यानी ईरान और नॉर्थ कोरिया को जब ब्लैक लिस्ट पे रखा गया तो इनके अमेरिका के साथ ताल्लुकात क्या हैं, इस पॉइंट को भी आप जहन में रखें। और ये ग्रे लिस्ट में इस वक्त 18 मुल्क हैं, जिसमें पाकिस्तान एक है। नाजरीन, यहाँ चंद नुकात अहम और गौर तलब हैं। दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ ब्लैक मनी से की जाती हैं, और मनी लॉन्ड्रिंग में आम तौर पे ब्लैक मनी ही इस्तेमाल होती है, बल्कि होती ही ब्लैक मनी ही इस्तेमाल है। और मनी लॉन्ड्रिंग इंफरादी या ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे होती है। गवर्नमेंट्स इसमें यूजली जो है वो किरदार अदा नहीं करती, और ये बहरहाल हर गवर्नमेंट का काम है कि अपने मुल्क के अंदर जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है उसको ख़त्म करे। ये उस मुल्क के भी इंटरेस्ट में है। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा जब दूसरे मुल्कों में जाता है तो कितना पैसा इन G7 मुल्कों में जाता है, और वहाँ ये पैसा डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, और वहाँ ये लोग कवानीन बना के मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा या नाजायज़ ज़राए से जो पैसा आ गया हुआ है उसको ख़त्म क्यों नहीं करते। ये एक नुक्ता आप और अपने सामने रखें। फिर ब्लैक मनी जो है ये अंडरवर्ल्ड का खेल है, और ये सारी दुनिया में मौजूद है। अंडरवर्ल्ड जो है, एक अंदाजे के मुताबिक ब्लैक मनी का हुजम जो है ये फॉर्मल या लीगल मनी के तकरीबन बराबर है। तो फिर ये
क्वेश्चन तो उठता है कि क्या ये जो दहशत गर्दी है ये स्टेट लेवल पे नहीं होती। तो इसका जवाब ये है कि हाँ, स्टेट लेवल पे भी दहशत गर्दी होती है, लेकिन पाकिस्तान इसमें कभी भी इन्वॉल्व नहीं रहा। सिर्फ 2 मुल्कों की मैं आपको एग्जांपल देता हूं। भारत दुनिया में सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क है। आप याद करें, नरेंद्र मोदी जो इस वक्त भारत का वजीर आजम है, 2002 में ये गुजरात का वजीर आला था और इसने इतने वहां दहशतगर्दी की, हजारों लोगों को मरवाया जिसमें ज्यादातर मुसलमान थे। और ह्यूमन राइट्स तंजीमों ने और अमेरिका ने तो इसकी अमेरिका में दाखिले पाबंदी लगाई हुई थी। ये जो कुछ मकबूजा कश्मीर में कर रहा है ये स्टेट लेवल पे हो रहा है। क्या वहां ब्लैक मनी इस्तेमाल हो रही है? नहीं, ये सोचने की बात है। और दूसरा, मैं फिर आपको इसराइल की मिसाल देता हूं। इसराइल जो कुछ फलस्तीन में कर रहा है, क्या ये दहशतगर्दी नहीं? और क्या वहां ब्लैक मनी इस्तेमाल नहीं हो रही? तो जो ये G7 ममालिक हैं, क्या वहां उनके खिलाफ बात करते हुए या उनको ग्रे लिस्ट में और ब्लैक लिस्ट में डालते हुए इनके पैर जलते हैं? तो ये हैं सियासी पहलू। और जो ईरान और नॉर्थ कोरिया को ब्लैक लिस्ट पे रखा गया है, ये भी एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं, सियासी पहलू हैं इसके जो हैं। तो ये रिकमेंडेशन जो फैटफ ने बनाई हैं, इसको रिविजिट करने की ज़रूरत है। इस चीज़ की ज़रूरत है कि ऐसे मुल्क जो कि लार्जर पैमाने पे दहशतगर्दी कर रहे हैं, जैसे कि भारत और इसराइल, इसको रोकने के लिए भी फैटफ को कुछ करना चाहिए और फेयर और जस्ट तरीके से काम करना चाहिए। जुल्म देखें कि दुनिया के सबसे बड़ा जो है दहशतगर्द मुल्क, वो पाकिस्तान के बारे में लॉबिंग करता है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल के ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए, जबकि पाकिस्तान ने अपने अपनी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत की है और मनी लॉन्ड्रिंग को ख़त्म करने के लिए इतने कानून बनाए हैं और इतनी बेहतरी आई है कि आप दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। वैसे पाकिस्तान को इनकरेज करने के लिए इसी वक्त ग्रे लिस्ट से निकाल के वाइट पे किया जा सकता था, लेकिन शायद पाकिस्तान के हक में ये ज़्यादा बेहतर है कि पाकिस्तान 100% परफॉर्मेंस दे और परफॉर्मेंस की बेस पे जो है वो वाइट लिस्ट में आए, ताकि वो फिर दूसरे मुल्कों के बारे में जो कि दहशतगर्द मुल्क हैं उनके बारे में ये बात कर सके कि इनको भी ब्लैक लिस्ट पे डाला जाना चाहिए। नाज़रीन, हमने फैटफ की रिकमेंडेशन पे अमल करके क्या खोया क्या पाया, इसके लिए एक अलहदा वीडियो की ज़रूरत है। और ये पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में जब डाला गया था, ये 2018 की बात है। और आपको याद होगा कि पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासी लीडरों के बारे में जो कि आला ओहदों पे फाइज भी रह चुके हैं, उनके बेशुमार स्कैंडल्स मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में सामने आ चुके थे। तो हमने तो सारी दुनिया को खुद ही बता दिया कि ये हमारे बड़े जो हैं ये मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, तो पाकिस्तान को क्यों फिर ग्रे लिस्ट पे ना डाला जाता। तो फैटफ से गिले शिकवे करने की बजाय हमें अपनी तरफ खुद देखना चाहिए। इसके बारे में इंशाल्लाह जल्दी, मैं 2 दिन के अंदर अंदर रिसर्च जारी है, एक बेहतरीन वीडियो जो है ये तमाम लोगों के लिए पेश करूंगा, ताकि आपको असल हालात के बारे में मालूमात हासिल हो सके। तो अभी पाकिस्तान के लिए जो कुछ भी हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए, और गलत को गलत और सही को सही कहना चाहिए, ताकि पाकिस्तान अक़वाम आलम में बाइज़्ज़त कौम जो है समझा जाए। नाज़रीन, मिलेंगे इंशाल्लाह जल्दी दूसरी वीडियो के साथ, जो कि सिर्फ पाकिस्तान के बारे में होगी, इसी टॉपिक पे।